नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मानव नेत्र अध्याय एक नज़र में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह 10th के लिए महत्वपूर्ण एक्सरसाइज भी है, यानी चैप्टर भी है। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका पहला जो टॉपिक है वह क्या है। तो देखिए, यहाँ पहला जो टॉपिक है वह आपका है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, उसका डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। मानव नेत्र एक अत्यंत शुभदायी, यहाँ शुभदायी है, इसको थोड़ा सही से अति कर लीजिएगा। शुभदायी एवं मूल्यमान ज्ञानेंद्रिय है, जिसे प्रकृति ने हमें रंगों की इस अद्भुत संसार को देखने के लिए क्या किया, प्रदान किया। मानव नेत्र का प्रमुख भाग इस प्रकार है। अब मानव नेत्र के हम प्रमुख भाग को हम यहाँ भी आपको चित्र में बताए और यहाँ भी आपको हम समझाते हैं। देखिए, स्क्लेरा या दीढ़ पटल, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दीढ़ पटल कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को, थोड़ा मेरा आवाज़ पे स्पष्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए, परत को, जो यहाँ परत और को एक साथ है वो अलग अलग होगा। परत को दीढ़ पटल कहते हैं। यह कड़ी तथा सफ़ेद होती है। यह कड़ी तथा क्या होती है, सफ़ेद होती है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। कॉर्निया, स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होगी, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। इसको सी द्वारा डिनोटेड किया जाता है। वस्तु से आने वाले प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे कि जब प्रकाश आती है तो वह कहाँ से गुजरती है, तो आपको वहाँ बताना होगा कि वह कॉर्निया से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, कॉर्निया से प्रवेश करती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोराइड है ना, कोराइड क्या है तो देख लीजिए। स्क्लेरो के निचली परत को कोराइड का या रक्त पटल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रक्त पटल भी कहा जाता है। यह परत आगे दो भागों में बढ़ जाता है। या आगे क्या कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए, आइरिस या परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। या भिन्न भिन्न रंगों में होता है। आँख के रंग में, मतलब आइरिस के रंग में ही होता है। यह चीज़ आपको आ गया समझिए। पुतली या नेत्र द्वार, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे आँख की पुतली कहते हैं। पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। तो यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुतली काला क्यों होता है, या आप भी कुछ किसी से पूछ सकते हैं कि पुतली जो होता है आँख का, वह काला ही क्यों होता है। तो मेरा जवाब क्या होगा, इससे होकर, यानी पुतली से होकर रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होता, इसलिए वह क्या होता है, काला होता है। सिलियरी पेशिया, आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। इसे परछावी पेशिया भी कहते हैं। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। यानी कि हर एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखिए, नेत्र लेंस, पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मूल्यवान पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। सिलियरी पेशियों की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, घटाई बढ़ाई जा सकती है। नेत्र लेंस आँख के गोले को दो कोष्ठों में बांट देता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक्यूस ह्यूमर मानो नमकीन द्रव भरा है। आंसू इसी द्रव के कारण बनता है। तो यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आंसू किस द्रव के कारण बनता है। तो आप कह सकते हैं एसवीएस ह्यूमर के कारण बनता है। क्या, एक्यूमस ह्यूमर के कारण बनता है, एएच के कारण बनता है ना। क्या, आंसू। नेत्र लेंस का पिछला भाग विट्रियस ह्यूमर नामक पारदर्शी रंगहीन लेंसों और द्रव्यों में भरा रहता है। एएच के नोवोड तथा बीएच को कायब द्रव कहते हैं। यह जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं सब टेस्ट तैयारी किया गया है, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझिए, क्योंकि इसको जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक यह अच्छे से आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दृष्टि पटल या रेटिना, देखिए, आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है। नेत्र लेंस वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनती है। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनती है। तो आपको यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जो प्रकाश का, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो आपका जवाब होगा रेटिना। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े रहते हैं, जिन्हें छड़ तथा शंकु कहते हैं। छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तो डक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब को संवेदना पहुंचाती है, तब किसी वस्तु को देखने का आभास होता है।
अब देखिए पीठ बिंदु, रेटिना के मध्य में एक ऐसे बिंदु होता है जो कुछ उठा हुआ रहता है, उसे पीठ बिंदु कहते हैं। इसको सिर्फ शंकु ही रहते हैं। किसी वस्तु को देखने समय आँख अपने आप इस प्रकार समायोजित हो जाता है कि वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पीठ बिंदु पर ही बनता है। यानी कि जो वस्तु का मुख्य प्रतिबिंब भाग है वह कहाँ बनता है? पीठ पे बनता है। देखिए अंध बिंदु, पीठ बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता है। देखने की क्रिया, जब किसी वस्तु से आने वाली क्रिया नाक पर पड़ती है तो यह कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुंचती है और यह बड़ा वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। परंतु मानक मस्तिष्क द्वारा इसे प्रतिबिंब को सीधा देखने की संवेदना होती है। क्या होती है? सीधा देखने की संवेदना होती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। इस पेज में हम लोग देखते हैं अधिक तेज प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तु को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली जब सिकुड़कर छोटी होती है तो कुछ समय बाद ही वह फैलकर अधिक खुल पाती है। यही कारण है कि तेज प्रकाश से किसी का प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ वस्तुओं को अस्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ सही कर लीजिएगा, स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। ठीक इसके विपरीत कम प्रकाश वाले कमरे में से निकलकर तेज प्रकाश में जाने पर चकाचौंध की अनुभूति होती है। तो इस तरह से आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले जगह में जाते हैं तो हमें जो प्रकाश है वह हमारे आँखों पे ज़्यादा असर करती है। ज़्यादा असर क्यों करती है? तो यही कारण है, सिकुड़न के कारण, है ना। जो आँख का जो मांसपेशी है वह सिकुड़ जाता है, जिसके कारण यह अनुभूति हमें महसूस होती है। या रोशनी से अंधकार में जाने पे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। समंजन क्षमता, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब लाइट करती है तो पूरा अंधेरा छा जाता है और कुछ देर के बाद क्या होता है, उसमें हमको कुछ उजाला टाइप का महसूस होता है। तो यह भी इसी के कारण होता है। जब लाइट करता है तो हमारा आँख जो होता है वह सिकुड़ा हुआ रहता है और वह धीरे धीरे क्या करता है, बड़ा होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, कुछ हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समंजन क्षमता क्या है, आप देख लीजिए। आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप से आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यह आँख का वह सामर्थ्य है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित लाकर दूरस्थ वस्तु पर नज़दीक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। समान आँख के लिए इसकी समंजन क्षमता 4D पाई जाती है। डी का मतलब आपको समझा चुके हैं, डायोप्टर होता है। डायोप्टर का अर्थ क्या होता है यह भी आपको हम समझा चुके हैं। वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, यदि आपको 4D का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में आप जाइए, वहाँ पे आप वीडियो देखिए और अच्छी तरह से समझिए। वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों को नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। मोतियाबिंद किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु का सामान आँख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है देखा जा सकता है, स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कहलाती है। समान आँख के लिए यह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यह भी चीज़ आपको क्या करना है, याद करके रखना है। आँख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है निकट बिंदु कहलाता है। समान आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। समान आँख के लिए निकट बिंदु क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु और स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है दूर बिंदु कहलाती है। समान आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र होते हैं। एक नेत्र हम 150 डिग्री क्षेत्र को देख सकते हैं, लेकिन दोनों नेत्र से 180 डिग्री के क्षेत्र को देख सकते हैं। बहुत सारे पक्षी और जानवर के सिर पर दो नेत्र विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिसके कारण फलस्वरूप उनकी दृष्टि की दूरी क्या होती है, क्षेत्र 360 डिग्री होती है। यानी कि वो अपने चारों ओर की वस्तु को क्या करती है, देख लेती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट दृष्टि दोष। मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु पर दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है तो वह नेत्र दोषयुक्त आँख कहलाता है। दोषयुक्त
आँख कहलाता है और दोषयुक्त आँख को से देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। मुख्य दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष के। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता। यानी निकट वाला में है तो निकट को देखिए, इसका थोड़ा निकट दृष्टि दोष का कहने का अर्थ यहाँ पे जो हम पॉइंट बोल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तु दिखाई न दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु बढ़िया से दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, ऐसे दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के सामने बनता है, इसी कारण ऐसा होता है जो आपको फिगर में बताया गया है। आगे देखिए कारण इसका क्या है। नेत्र गोला का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी का बढ़ जाना तथा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके फलस्वरूप इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसका उपचार भी हम आपको बता देते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, अपसारी लेंस की चश्मे का उपयोग किया जाता है। यह सब चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अवतल लेंस दूरस्थ वस्तु से आने वाले समांतर किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। यह चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट सही कर लीजिए, स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, जो आपको यह फिगर बता रहा है। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखते हैं हम आगे नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र, इसका कारण क्या है देख लीजिए। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना तथा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। उपयुक्त दोनों ही स्थिति में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ अस्पष्ट है, इसको अस्पष्ट कर लीजिएगा। उपचार इसका क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का अपसारी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उसके चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट बिंदु पर रखी वस्तु को आने वाली किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी कि इसका उपचार क्या है? तो आप लोग क्या कीजिए कि उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कीजिए। यानी किसी का अगर यह दोष है तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि आप उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए। क्या चीज़ का प्रयोग कीजिए? उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए या अभिसारी लेंस का प्रयोग कीजिए। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है। यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मे में बिना आराम से सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकता है। यानी कि उसको चश्मा चाहिए ही चाहिए। अगर दीर्घ दृष्टि वाला दोष है तो उसको दूर की वस्तु को बढ़िया से पढ़ लेगा, नज़दीक है तो उसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों प्रॉब्लम होते हैं। यानी कि जरा दीर्घ दृष्टि दोष और लघु दृष्टि दोष दोनों ही क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। यह रोग बुढ़ापे के नेत्र लेंस के प्रतिस्थापन खो जाने से होता है। सिलियरी पेशियों को समझने क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि सिलियरी पेशियों के समंजन क्षमता के घट जाने से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? जरा दृष्टि। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जरा दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस दो लेंसों से मेल से बनता है। एक में मेल से बनता है। इस लेंस की ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा उसकी फोकस दूरी अधिक होती है, इसलिए उसका उपयोग दूर की वस्तु को देखने में किया जाता है। साथ ही बाईफोकल लेंस का निचला भाग उत्तल लेंस का होता है, जिसका कम दूरी देखने में प्रयोग होता है, इसलिए उसका प्रयोग किया गया जाता है। कम दूरी को देखने के लिए किया जाता है। अब देखिए अबिंदुकता क्या है, एक बार स्पष्ट देख लेते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदय तथा क्षैतिज वस्तु रेखाओं से फोकसित नहीं, यह
दोष कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या समन्वित में कमी होने के कारण होता है। इस दोष के कारण आँख में प्रवेश करने वाले किरणें रेटिना के भिन्न भिन्न वस्तुओं पर स्थित होती है। फलस्वरूप किसी एक दिशा की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं विकसित हो जाती है, लेकिन इसके लंबवत की वस्तु स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो सकती। इसलिए कभी कभी वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी इसका पति भी रखिए वृत्तीय या किसी अन्य आकार का बन जाता है। यह भी विचित्र बीमारी है। इसके व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, उसको आपको जरूर से जरूर कीजिए। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचिए। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र के लेंस का प्रकार बताइए। मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जिस पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु को परिभाषित करें। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, यह सब कुछ आपको हम बता चुके हैं। मानव नेत्र के समान दोष के नाम लिखे, यह भी बताया है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है, ये भी बताया है। मोतियाबिंद क्या है, इसमें देखिए इंट्रोगेटिव साइन छुटा हुआ है, इसमें थोड़ा दे दीजिएगा। एक छात्र ब्लैक बोर्ड के काफ़ी नज़दीक बैठा हुआ है, लेकिन वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थ है। वर्क इस दोष से कि माने कहता है कि कौन सा दोष है और उसको किस दोष और उसको क्या चीज़ वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो यह आपका क्वेश्चन है। इस तरह से आपके इतने सारे क्वेश्चन हो गए, इतने सारे टॉपिक हो गए, आपको इसको क्लियर करना है, नोट डाउन करना है। मेरे प्यारे साथियों, छात्र छात्रा, एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से बोल देना चाहते हैं कि वीडियो देखने से नहीं होगा, उसको आपको गौर करना होगा। यानी कि जितने भी वीडियो आपको हम डाल रहे हैं उसको तो सबसे पहले आपको उतारना होगा एक रफ पे उतारने के बाद इसको एक बार और लिखना होगा। देखिए लिखने से आपको प्रैक्टिस होगा, लिखने से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। फेयर, देखिए फेयर कुछ होता नहीं है, बस फेयर के समय हम लोग ऐसे भी देखते हैं कोई चीज़ फेयर करते हैं तो उस पर पूरा ध्यान आकर्षित उसी की ओर रहता है, इसलिए उसको फेयर का नाम दे दिया गया, इसलिए वह बहुत ही यूजफुल है। तो इसको एक तरह से फेयर की तरह आपको करना है, यानी पूरा ध्यान केंद्रित करके इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आज भर के लिए इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर सेंड करें। तो आज भर के लिए इतना ही, आप लोगों से लेते हैं विदा, धन्यवाद।